बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के मैं तकरीबन 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमैग्नीशियम वो भी किया है और उसके बाद ऑर्गेनोलिथियम। अब ये थर्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। अब ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, इसको हम कहते हैं गिलमन रिएजेंट। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी मूव टूवर्ड्स कॉपर, कॉपर की तरफ हमारा ध्यान क्यों गया, उसकी तरफ हम क्यों गए, उसका हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाया है। अब देखिए, अगर आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख ले, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, कार्बन ऑर्गेनो का मैग्नीशियम रिएजेंट, कार्बन लिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आप देख लें तो कार्बन है 2.4 2.4 2.4, ठीक। मैग्नीशियम 1.2, लिथियम 1.0, कॉपर 1.9। अगर इनका डिफरेंस निकालो, ये 1.3 1.5 ये 1.6 बनता है। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि ये देखो, तीनों तो हमें दे रहा है कार्बिनाइन, तीनों हमें क्या दे रहा है, कार्बिनाइन ये दे रहा है, लेकिन तीनों का सोर्स डिफरेंट है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंस है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि तीनों तो एक ही चीज़ दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बिनाइन न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कार्बिनाइन न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, लेकिन फिर और बाकी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका मेन वजह ये कि इनकी इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंस है। रिएक्टिविटी डिफरेंट, इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? सोर्स इज़ डिफरेंट, कि इसका सोर्स डिफरेंट है, जिसका अब सोर्स सबका डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसके रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। अब ये देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी फजान रूल के मुताबिक हम उसे कहते हैं हार्ड। तो इसके मुताबिक मैं इस ऑर्गेनोलिथियम वाले को कह सकता हूँ ऑर्गेनोलिथियम, यानी ये हार्ड है, हार्ड। और मैग्नीशियम का लेस हार्ड, ये भी हार्ड है लेकिन थोड़ा सा कम ऑर्गेनोलिथियम के मैग्नीशियम के मुकाबले, ऑर्गेनोलिथियम के मुकाबले में मैग्नीशियम का थोड़ा सा लेस कार्बिनाइन हार्ड होता है। और ये ऑर्गेनो कॉपर जो है ये तो माइल्ड रिएक्टिव, माइल्ड या दूसरा आसान अल्फाज फजान रूल के मुताबिक ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, यानी इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? अब इसके जब फ़ायदे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों कॉपर की तरफ गए हैं। इसके अब इसके सॉफ्टनेस के फ़ायदे हम पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात इधर देख लें, सबसे पहले आपको इसमें समझ आ जाएगी सॉफ्टनेस के क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, माइल्ड रिएक्टिव के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, अगर आप ईस्टर ले लो, मैंने या फिर ईस्टर लिखा है ना, आप कोई और भी ले सकते हो, एक्सेप्ट अल्डिहाइड कीटोन के अलावा आप ले सकते हो, यानी एसिड एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। अगर मैं इधर ये लिखूँ एसिड हैलाइड या एस्टर या फिर एनहाइड्राइड, अगर मैं ये ग्रुप अटैच कर दूं तो ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। इन तीनों में से एक जो भी ग्रुप ले लो, एस्टर की जगह एस्टर ले लो, एसिड हैलाइड ले लो, एसिड एनहाइड्राइड, और इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो, यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट में देगा कीटोन, और ये फर्दर इसके अंदर एडिशन करेगा और आपको देगा अल्कोहल। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कीटोन पे रुकेगा नहीं, वो आपको फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल देगा। और अगर एक इस तरफ चले जाए ऑर्गेनो कॉपर की तरफ, यानी गिलमन रिएजेंट की तरफ, तो वो क्या करता है, एस्टर ले लो, एसिड हैलाइड ले लो, एसिड एंड्राइड ले, जो भी ले लो इनमें से, लेकिन कीटोन और उसकी बात नहीं कर रहे, एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहे हैं, यानी जिनमें गुड लिविंग ग्रुप हो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें अगर लेट्स सपोज एस्टर हमने लिया है, उसमें हमने गिलमन रिएजेंट ऐड कर दिया, तो ये रुक जाएगा, कीटोन पे रुक जाएगा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इसकी लेस रिएक्टिविटी, इसके माइल्डनेस, इसके सॉफ्टनेस की वजह से ये कीटोन पे रुक जाता है और आगे फर्दर इसके अंदर एडिशन नहीं कर सकता। तो ये सबसे इसका फ़ायदा है। अब इसको हम क्या कहते हैं, यानी सेलेक्टिविटी। अब देख लो, लेट सपोज मैं मुझे का कीटोन के बनाने में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने यूज़ किया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो कीटोन पे नहीं रुकेगा, वो तो अल्कोहल को बनाएगा, और मुझे चाहिए कीटोन, तो मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, ग्रिग्नॉर्ड को या गिलमन को? तो जाहिर बात है मैं गिलमन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो मुझे कीटोन दे रहा है। इसलिए देखो, इसके अंदर सेलेक्टिविटी है। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेलेक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिएक्टिविटी। इधर मैं ये जुमला लिखता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेलेक्टिविटी is more important than reactivity। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेलेक्टिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ से?
इस चीज़ से सेलेक्टिविटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से हम फिर कापर की तरफ हम जाते हैं। अब इसके बाद ये बातें तो हो गई ना। अच्छा, ये बातें मैंने तो जस्ट ओरली आपको बताई है कि मतलब कीटोन, अल्कोहल और कीटोन, बाद में इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, लास्ट तक आप देखते जाएँ, इसके रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ये बात तो हो गई। इसको और क्या फ़ायदा है, ये हमें 1,4 एडिशन देता है। कौन सा 1,4 एडिशन? हमें पता है कि अगर कंजुगेट सिस्टम हो, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन सिस्टम हो, तो उसमें 1,2 प्रोडक्ट बनता है, 1,4 प्रोडक्ट बनता है, 1,2 या 1,4 प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन ये चूँकि माइल्ड रिएक्टिव है, सॉफ्टनेस के अंदर मौजूद है, तो ये 1,4 एडिशन करता है, कंजुगेट एडिशन हमें देता है। अच्छा, तो 1,2 कौन देता था हमें? 1,2 को हम कहते हैं डायरेक्ट एडिशन। अच्छा, वो कंजुगेट एडिशन हमें दे रहा है, मैं किसी क्या लिखूँ, गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट, ये 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन हमें कौन देता था? अर्गेनो लिथियम हमें दे रहा था, सिर्फ 1,2 वो देता था, ओनली एक्सक्लूसिव 1,2 एडिशन अर्गेनो लिथियम देता, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीरीज़ में देखते जाओ तो आपको समझ में आएगी। 1,2 ये देता था। अगर आपको थोड़ा सा पीछे और भी जाएँ वीडियोज़ की सीरीज़ में, तो आपको अर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट मिलेगा, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको मिलेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि ये दोनों बनाता है, 1,2 भी बनाता है और 1,4 भी बनाता है। 1,4 एडिशन 1,2 दोनों देता है, लेकिन चलो वो बाद में मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें मैग्नीशियम फिर भी 1,2 थोड़ा ज़्यादा देता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि 1,4 नहीं देगा, नहीं 1,4 देगा, लेकिन 1,2 थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन लिथियम जस्ट 1,4 देता है, और कापर जस्ट 1,4 सॉरी लिथियम जस्ट 1,2 देता है, कापर जस्ट 1,4 देता है, और मैग्नीशियम दोनों देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि सिलेक्टिविटी और भी आगे बढ़ गई, सिलेक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे 1,4 प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे किसको चूज़ करना है? अर्गेनो कॉपर को चूज़ करना है। अच्छा, ये तो हो गए इसके फ़वाइद। आगे जितनी रिएक्शन है इसी के एडवांटेज में के बारे में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन है ट्रांसमेटाइलेशन। तो ट्रांसमेटाइलेशन रिएक्शन जो है, इसे थोड़ा जानना पड़ता है, अक्सर कभी कभी अर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में कभी सामने आ जाता है। तो ट्रांसमेटाइलेशन क्या होती है? लेट्स सपोज मैंने एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लिया है, इसको मैंने इसके साथ मैंने एक साल्ट, कापर आयोडाइड साल्ट मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर क्या हो जाता है, कापर के साथ कार्बिनाइन ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाता है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड ये बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर होता ये क्या है? ट्रांसमेटाइलेशन का मतलब है ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट मेटल्स। यहाँ पे कार्बिनाइन जो है वो मैग्नीशियम के साथ है, और यहाँ पे कापर के साथ है, तो इसकी ट्रांसफ़र हो गई को। ये स्ट्रॉन्ग कार्बिनाइन जो था, कार्बिनाइन CH3, ये अब मैग्नीशियम के थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम के साथ था, लेकिन अब किसके साथ अटैच हुआ है? कापर के साथ। और ये क्यों हुआ है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो हम लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मेटालिक ट्रांसमेटाइलेशन, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ट्रांसमेटाइलेशन इज़ ड्राइविंग फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच ज़्यादा है, यानी ये रिएक्टिव है। और अगर कापर और कार्बन के दरमियान देखें तो ये कम है, तो ये माइल्ड है, तो ये स्टेबल है। इस वजह से मतलब इसकी तरफ रुझान करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसी के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स हमने बता दिया कि इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स जो है वो गिलमन रिएजेंट है। इसके अंदर एक ये बात है, अगर आप थोड़ा सा इसको हम कहते हैं, यानी अगर इसमें हम फॉर स्टेबिलिटी यानी ये स्टेबल है ना, तो हम स्टेबिलिटी के लिए भी इसे कर सकते हैं ट्रांसमेटाइलेशन। यानी इस फॉर स्टेबिलिटी का मतलब है टू स्टोर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को स्टोर करें, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नॉर्मली हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी कराते हैं तो हम इसे फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कार्बिनाइन है कि इवन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसे हम जब भी रिएक्शन करते हैं, अगर लेबोरेटरी में हम रिएक्शन करते हैं, तो इसे हम स्टोर वाला यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम फ्रेशली प्रिपेयर को ज़्यादा फेवर करते हैं, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है। लेकिन एक तरीका है ट्रांसमेटाइलेशन के ज़रिए से आप इसे फॉर स्टेबिलिटी से स्टोर भी कर सकते हो। तो इसका अच्छा, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। अब ये बातें तो हो गई। इसके बाद है रिएक्शन। अर्गेनो कॉपर के कौन कौन से रिएक्शंस हैं? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया है अर्गेनो लिथियम कंपाउंड लेते हैं, अर्गेनो लिथियम और साल्ट, कॉपर आयोडाइड साल्ट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि ये रिएक्शन के अंदर ये अटैक करता है
कार्बिनाइन अटैक करता है, इस बॉन्ड पे अटैक करता है और इस आयोडाइड को कहता है कि तुम चले जाओ, यानी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं सिंपल न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, वो भी न्यूक्लियोफाइल था आयोडाइड, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है और इसके साथ अटैच हो गए, कॉपर के साथ CH3 अटैच हो गए और ये लिथियम और ये लिथियम आयोडाइड, ये रिएक्शन तो हो गई। इससे मतलब ये बन गया है हमारे पास, ये जो बन गया है ये हमारे पास कॉपर ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है। लेकिन बनता किस तरह, मैकेनिज्म क्या है, तो उसको हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म के अंदर देखो, ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इसकी दो है, दो हम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लिया है, इसके साथ इसका रिएक्शन होता है, तो क्या करते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये इधर न्यूक्लियोफाइल इसका निकल जाता है, तो लिथियम आयोडाइड बन जाता है उधर, और इधर कॉपर और कार्बिनाइन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब ये हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, सेकंड वन, चूँकि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट 2 है ना, तो ये दूसरा आ जाता है, ये सेकंड वन। ये क्या कर लेता है, ये दोबारा इस पर अटैक कर लेता है और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है और इसकी मतलब ये दो CH3 सॉरी कॉपर पे अटैक कर लेता है, तो क्या हो गए, 2 CH3 हो गए और एक कॉपर, 2 CH3 कॉपर एक लिथियम। इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल लिथियम, लिथियम मौजूद है, क्यूपरेट, डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट, फिर इसको हम कहते हैं गिलमन रिएजेंट। तो गिलमन रिएजेंट यहाँ पे बन गया है। अच्छा, इसके अंदर खासियत क्या है, गिलमन रिएजेंट के अंदर आपको बज़ाहिर अच्छा यहाँ पे मैं चार्ज कॉपर पे लिख रहा हूँ, हालांकि ये कॉपर पे नहीं होता, ये होता है कार्बिनाइन, इसी पे होता है। इसको कैसे समझेंगे, अगर आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, H3O+ हम अक्सर लिखते हैं हाइड्रोलिसिस में, इस तरह लिखते हैं। अब साइन मैं ऑक्सीजन पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये साइन ऑक्सीजन पे नहीं होती, ये हाइड्रोजन पे होता है। अगर मैं तीनों हाइड्रोजन ड्रा कर लूँ, ये तीन साइन हम इस पे डालते हैं, लेकिन ये साइन इसी का होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके रिएक्शन में प्रोटॉन इससे जाता है ऑक्सीजन पे, मतलब ये जो साइन है हम ऑक्सीजन पे लिखते हैं, लेकिन असल में होता है हाइड्रोजन का। इस तरह साइन तो हम कॉपर पे लिखते हैं, लेकिन असल में कार्बिनाइन का होता है। तो ये तो हो गया कार्बिनाइन, इससे प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसके अंदर दो आपको कार्बिनाइन नजर आएंगे, लेकिन आप याद रखें इसमें 2 कार्बिनाइन नहीं है। एट ए टाइम इट अलाउ ओनली 1 मिथाइल एन है, मतलब कार्बिनाइन एक ही देता है, 2 नहीं दे सकते। एट टाइम ये एक ही देता है कार्बिनाइन, चूँकि बहुत ज़्यादा माइल्ड रिएक्टिव है ना, एक भी बड़ी मुश्किल से देता है। इस वजह से मतलब ये आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 देंगे, एक ही देगा। अगर कहाँ पे 2 मिथाइल के कार्बिनाइन की ज़रूरत होगी तो इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इसके हम 2 लेंगे, आगे रिएक्शन में ये बात आएगी। अच्छा, ये तो इसका हो गया मतलब इसके बनाने के तरीके। अब हम इसके पढ़ते हैं रिएक्शन कि मतलब ये रिएक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो अच्छा, एक बस बुक में आपको ये भी मिलेगा इसके बनाने का तरीका। इधर मैंने लिया है कॉपर आयोडाइड, पासबुक में कॉपर ब्रोमाइड लिया होता है, देखो कॉपर ब्रोमाइड। तो कॉपर ब्रोमाइड लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इसकी 2 हम लेते हैं ऑर्गेनो लिथियम की, और इसके अंदर ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है जस्ट इसको बनाने के लिए होते हैं, गिलमन रिएजेंट को बनाने के लिए होते हैं। बाकी गिलमन रिएजेंट के लिए हम कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, वो मतलब हो जाते हैं रिएक्शन, यानी -70 सेंटीग्रेड। और ये ईथर है, ईथर के अंदर यानी इसका ये बॉन्ड, ये ईथर का रिएक्शन, ईथर के अंदर इसको बनाया जाता है। तो ये वो तो हमें पता है कि क्यों ईथर में बनाती है THF में, वो तो हमें पता है। चलो वो बात तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखें अच्छा, ये तो हो गए इसके प्रिपरेशन के तरीके दोनों हो गए। अब GR हमने 2 पढ़े हैं, GR, एक रिग्नार्ड रिएजेंट है और एक गिलमन रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट, दोनों को GR से मतलब हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फिर सिमिलरिटी में आ जाते हैं। तो याद रखें, इसके आपको यही से याद रखना चाहिए कि ये GR है रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो GR बन जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है, एक्टिंग करती है। तो ये वही GR है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, चूँकि रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये GR जो है गिलमन रिएजेंट, ये जब 7th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में चले जाते हैं ना, 6-7 में, फिर वो सुस्त पड़ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि बस हमारी कोई औकात भी नहीं है, तो फिर वो गिलमन बिल्कुल माइल्ड रिएक्टिव बन जाते हैं। तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट मैंने बातें की हैं, डोंट माइंड। अच्छा, अब इसके रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, याद रखिए ये इतना माइल्ड रिएक्टिव है, सच अ माइल्ड रिएक्टिव दैट इट कैन नॉट रिएक्ट, नो
नो रिएक्शन, चूँकि ये मैं उस जीआर की बात कर रहा हूँ जो 6-7 सेमेस्टर में है, तो वो जीआर तो बस फिर बहुत सुस्त पड़ जाती है। वो जीआर जो है ना लड़कों के साथ बात करती है कार्बोक्सिलिक एसिड, ना लड़कियों के साथ बात करती है अमोनिया, और ना माहौल से असर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। इवन ये टीचरों के साथ भी बात नहीं करती। अच्छी बात है, मैंने मजाक में की, मतलब ये ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नो एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी नहीं लेते हैं, मतलब इनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता, चूँकि माइल्ड रिएक्टिव 6-7 सेमेस्टर में पहुँच चुका है। अच्छा, ये बात आपको इससे याद रखनी चाहिए। तो अब हो गया, अब इसके रिएक्शन पढ़ते हैं, कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो रिएक्शन में सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम पढ़ते हैं मोस्ट रिएक्शन कार्बन कार्बन सिंथेसिस। अब याद रखें, इसके अंदर ये खसूसियत है कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाता है, कैटिनेशन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाना। तो ये हमने लिया है अल्काइल हैलाइड, ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक कर देते हैं और इसको कहते हैं तुम चले जाओ, जैसा आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये इस पे अटैक कर लेते हैं और ये इधर चला जाता है, आयोडाइड आगे चला जाता है, तो इससे क्या बन जाता है, ये कंपाउंड, ये कैटिनेशन। अच्छा, ये इसका सारे रिएक्शन तकरीबन मोस्ट रिएक्शन जो है कार्बन कार्बन सिंथेसिस है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा रिएक्शन देख लें, ये इधर भी अटैक कर सकता है, इस पे अटैक करके, और ये इसको कहते हैं तुम चले जाओ, बिना डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए हुए इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ये देखो, इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, और देखो इसके अंदर अल्काइल में, अल्काइल हैलाइड में मतलब इसे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, डबल बॉन्ड में भी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और एरोमेटिक रिंग में भी सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि इसके अंदर ये इस पे अटैक कर लेता है, उसके कहते हैं तुम चले जाओ, अगेन इससे भी बन जाता है। तो सारे कार्बन कार्बन टू सिंथेसिस, और ये इसके अंदर भी ये अटैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हर किसी मतलब नहीं है कि इसके दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आए हुए हैं, नहीं, एक स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट हम दो लेते हैं, तो एक इससे चला जाता है और दूसरा जो आएगा उससे भी एक चला जाएगा, जो मैंने पिछले बताया आपको कि एट ए टाइम इससे एक ही जाता है। ये बात भी हो गई। अच्छा, ये एक तो मोस्ट कार्बन कार्बन सिंथेसिस एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कापर का, ये कापर जो है ना, कापर, ये हमें विनाइल कापर रिएजेंट भी देते हैं। विनाइल कापर रिएजेंट क्या मतलब, अगर आप इसे देख लो, ये हमारे पास है विनाइल कापर रिएजेंट, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें, मैं बाकी रिएक्शन को छुपाता हूँ। देखो, ये कार्बन जो ये विनाइल कार्बन है ना, इसके साथ कापर अटैच है, ये विनाइल कार्बन है, इसके साथ कापर अटैच है। चूँकि कापर दो बॉन्ड बनाता है ना कार्बन के साथ, तो एक तो नहीं होगा, दो होंगे, तो एक इधर है और एक इधर है। इसको हम इधर क्लोज फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इसके साथ ये वाले ग्रुप दो हैं, तो इसको हम, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल, चलो ऊपर ही कर लेते हैं, विनाइल ये हो गया, और ये कापर, तो विनाइल कापर रिएजेंट। तो कापर के अंदर ये खसूसियत है कि विनाइल कंपाउंड भी बनाता है। नॉर्मल ये बाकी मैग्नीशियम विनाइल कंपाउंड नहीं बनाते, लिथियम भी नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अपनी रिएक्टिव की वजह से वो फिर हम ये विनाइल कंपाउंड नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप कंडीशन दे दो तो मे भी बना लें, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं। अब ये होगा क्या, ये इस पर अटैक करेगा, चूँकि कार्बन ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको कहेगा कि चले जाओगे। रिएक्शन वही आ रहा है कि कार्बन कार्बन सिंथेसिस करेगा, हमें कार्बन कार्बन सिंथेसिस की, लेकिन जस्ट हमने अभी एक एडिशन बात ये की कि कापर विनाइल रिएजेंट भी बनाता है। ये रिएक्शन तो इसके हो गए हैं, किसके, कापर के मोस्ट कार्बन सिंथेसिस। अब इसके अंदर जो और रिएक्शन इसके हैं वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, जैसे कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ कि कापर जो है माइल्ड रिएक्टिव है, तो ये 1,4 एडिशन देता है। तो 1,4 एडिशन में लेट्स सपोज मैंने एक, अच्छा, ये 1,4 एडिशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत डिटेल के साथ है ना, तो इसके नीचे और भी एग्जांपल है, तो वो मैंने डायरेक्ट किए हैं, आंसर मैंने उसका लिए, डायरेक्ट मैंने उसके प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन इसको मैंने डिटेल के साथ किया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक रिएजेंट है, 1,4 एडिशन इसमें करेगा, लेकिन करेगा कैसे, देखो ये अटैक करेगा, ये 1,4 एडिशन में यहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, लेकिन इधर अटैक करे कैसे का, तो आपको पता है अटैक कैसे करेगा, तो आपको पता है ना कि इसके हम पहले वो बनाएंगे 1,4 प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो वो किस तरह, ये बॉन्ड जाएगा, ये बॉन्ड जाएगा, यार एक तो मोटरसाइकिल वाले इतने तंग करते हैं, इधर से उधर से बस झुम झुम लगाया हुआ है इन्होंने। चलो, मैं बात इसकी कर रहा था, देखो अब ये पे इस पे अटैक करेगा, चूँकि माइल्ड रिएक्टिव है तो ये फ़ौरन अटैक तो नहीं कर सकेगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये अपने बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन इस तरफ लेगा, ये सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन ऊपर ले जाएगा, तो ये इसके अंदर क्या होगा, इधर इसके ऊपर केटाइन चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब आगे क्या होगा, जब ये बन जाएगा अब ये इस पर अटैक करेगा, फिर जब ये इस पर अटैक कर लेगा,
अब अटैक के बाद होगा क्या, जैसे ही इस पर अटैक कर लेगा तो इधर देखो CH3 ऐड हो गया, इधर देखो CH3 ऐड हो गया है और इसका जो बाकी पार्ट है वो ऊपर, यानी एक साल्ट को स्टेबल बनाने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड जितने भी हैं जब एडिशन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, तो ऊपर के एनाइन को स्टेबलाइज करने के लिए ऊपर चले गए हैं और नीचे इसके अंदर एडिशन हो गई और ये 1,4 एडिशन माइकल एडिशन में है, माइकल एडिशन रिएक्शन। आई थिंक मैं पीछे रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं भी पढ़ा चुकी है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से 1 2 शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 पे एडिशन हो चुकी है और 1 ऊपर है, तो 1,4 एडिशन तो हो गई। अब आगे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस वो हमें पता है, तो इधर H अटैच हो जाएगा, इधर H अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा इधर और फिक्र कर लें तो ये इनोल फॉर्म है, ये इन डबल बॉन्ड ऊपर ओल है जिसे हम कहते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म के अंदर हम क्या वो कर सकते हैं, टाटोमेरिज्म, टाटोमर्स, तो ये दूसरे के टाटोमर्स, इसलिए मैंने एरो को दोनों इसके एरो बनते हैं, मतलब टाटोमर्स। ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाना, ये भी आई थिंक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन खैर अभी फिर भी डिस्कस करते हैं। अब होता किस तरह है, ऑक्सीजन कहते हैं कि मुझे अपना डबल बॉन्ड बनाना है, जब इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन कहता है कि मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, 5 तो नहीं, लेकिन जब ऑक्सीजन इधर ले आएगा तो ये कहेगा बस चलो मैं इस बॉन्ड को इस तरफ ले जाता हूँ, इसको मैं चलो इधर ड्रा करता हूँ इस तरफ, तो फिर ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो इस नेगेटिव की वजह ये प्रोटॉन इस शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम टाटर में कहते हैं कि टाटर में क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग। टाटोमेरिज्म में जस्ट प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, मतलब ये वो उस टाइप टाटोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म की वो टाइप से जिसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है। तो इस O से जस्ट प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो चुका है, जो मैं अभी बना चुका है, नेगेटिव चार्ज पे इसको प्रोटॉन इधर शिफ्ट होके उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो एडिशन हो चुकी है 1,4, ये देखो ये 4 पोजीशन पे है और 1 पे एडिशन तो हो चुकी थी, लेकिन वो तो इनोल से फिर कीटो बन गया है, इस वजह से मैं इधर आया, बाकी हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक हो चुका था। 1,4 एडिशन ये तो हो गया। अब ये 1,4 एडिशन मैंने पढ़ा दिया ना। अब बाकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, इसमें देखो ये मैंने कंपाउंड लिया है और ऑर्गेनिक कॉपर, तो 1,4 एडिशन किस तरह करेगा कि ये R इधर आ जाएगा, इस पे अटैक कर लेगा, मैंने 4 यहाँ पे प्रोडक्ट इसका बनाया है और इस फिर बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके इधर H हो जाएगा, फिर H की मतलब टाटोमेरिज्म इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बना लेंगे, तो फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन के मुताबिक आप ये भी कर सकते हो। अब ये है, इस रिएक्शन को देख लो, ये मैंने उठाया है अल्फ़ा बीटा सैचुरेशन, लेकिन मैंने उठाया ऑर्गेनो कॉपर ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट GR, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाली। अब ये तो चूँकि रिएक्टिव है, तो मतलब अब मैं पिछले पढ़ा चुका हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 2 1 4 दोनों देता है, लेकिन 1 2 थोड़ा ज़्यादा देता है, इस वजह से हम अब यहाँ पे सिर्फ फोकस 1 2 पे करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमें पता है 1 2 देता है, तो 1 2 क्या करेगी, इस पर अटैक करेगा, ये इस तरफ से ये आ गया है और इस तरफ, इसकी वजह से फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो इसका ये बन गया 1 2 एडिशन इसने कर ली, चूँकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब कॉपर उठाते हैं, अगर कॉपर के लिए हम सेम ये सबस्ट्रेट ले लें और इस कॉपर के लिए, तो कॉपर हमें पता है कि क्या करेगा, ये कॉपर आएगा और इधर अटैक करेगा और फिर मतलब आगे जाके मतलब वो पूरा रिएक्शन आप मैकेनिज्म इसकी तरफ मैकेनिज्म इस तरह कर सकते हो, इधर अटैक करेगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने कंपाउंड उठाया, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमन रिएजेंट दोबारा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये किधर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पे और इस तरफ ये प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन ये अटैक करेगा इधर अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगेन मैकेनिज्म मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, एक रिएक्शन में, बाकी सारे रिएक्शन उसी तरह सेम है। ये उसके थर्ड रिएक्शन हो गया। फोर्थ रिएक्शन इसका क्या है, फोर्थ रिएक्शन वही बात कि ये चूँकि माइल्ड रिएक्टिव है, तो ना ये H2O के साथ रिएक्ट करता है, ना अमोनिया के साथ, ना प्राइमरी अमाइड के साथ, तो इनमें से किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। तो 3 किस्म के हमने मतलब कार्बेनाइन सोर्स पढ़े हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट और गिलमन रिएजेंट। तो तीनों में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बेनाइन, लेकिन ये क्यों इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इनका सोर्स डिफरेंस है, जिनसे पैदा होते हैं वो सोर्स डिफरेंट है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस है। तो इन दोनों के ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और लिथियम, इनका तो जो कार्बेनाइन है वो तो बहुत स्ट्रांग है, तो वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ भी, प्राइमरी अमाइड के साथ जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इन तीनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए मतलब ये माइल्ड रिएक्टिव है। अब इसके माइल्डनेस की रिएक्टिव की वजह से इसके और भी और क्या फ़ायदे हैं, ये अब हम पढ़ते इस तरफ आते हैं। अच्छा, तो इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले
रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। अगर आप पहले पेज पे चले जाएं, पहले पेज में पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो कि एस्टर के साथ या मतलब जितने भी कंपाउंड हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कीटोन पे नहीं रुकता, वो अल्कोहल पे रुकता है। या गिलमन रिएजेंट और इसके बरक्स, अगर आप गिलमन रिएजेंट लोगे तो आपको कीटोन पे रुक जाएगा। तो अब ये रिएक्शन इधर पढ़ते हैं, ये तो मैंने ओरली बताया था, अब इसे हम प्रैक्टिकली इधर परफॉर्म करते हैं। ये मैंने लिया एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, एसिड एस्टर भी जो भी आप ले लो, लेकिन मैंने एसिड हैलाइड लिया है। और इधर मैंने लिया है गिलमन रिएजेंट, तो हमें पता है गिलमन रिएजेंट इसमें सिर्फ कीटोन बना सकेगा, उससे फर्दर नहीं जा सकेगा। तो अच्छा, ये तो मैंने एडिशन, ये देखो इस पर अटैक कर लेगा, ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4, इसको कहीं गुड लिविंग ग्रुप ये चला जाएगा, और इसकी जगह क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस कर लेगा, इसलिए हम इस रिएक्शन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है। अब इसके अंदर लेट सपोज मैं इसके अमाउंट को, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट को ज़्यादा कर दूं, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो वो इधर आएंगे तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमें पता है चूँकि ये माइल्ड रिएक्टिव है तो ये इसके अंदर फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन इस पर तो डिपेंड करता है लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं इधर लिखता हूँ रिएक्शन विल स्टॉप हेयर सो इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, यानी ऑर्गेनो कॉपर के स्टोइकियोमेट्री पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर आप 3 ले लो, 4 ले लो, फिर भी ये कीटोन पे रुक जाएगा क्योंकि ये माइल्ड रिएक्टिव है, इसकी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो थोड़ा सा अगर आप सोच लें तो इस रिएक्शन को मैं रेड पे लिखता हूँ। आया मैं इसको SN1 कह सकता हूँ, SN1। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, SN1 रिएक्शन का मतलब यूनिमालिकुलर, कि एक ही चीज़ पे, एक ही सबस्ट्रेट भी जस्ट डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल बेस पे डिपेंड नहीं करता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। और SN1 में एक और बात भी थी, SN1 में तो इंटरमीडिएट भी बनता था। तो इधर फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर इधर इंटरमीडिएट किधर बनता है, तो देखो इंटरमीडिएट इधर भी बनता है, लेकिन हमने डायरेक्ट एडिशन कर दी। हमने रिएक्शन इस तरह शो किया कि जैसे इस पर डिपेंड करता हो, यानी फ़ौरन में इधर अटैक किया, लेकिन इस तरह नहीं होता, पहले इससे इंटरमीडिएट बनता है। वो कैसे बनता है, चलो मैं इसका इंटरमीडिएट इधर बना लेता हूँ। लेट सपोज इसको मैं लिखता हूँ PH, और ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन इसको अपने बॉन्ड पेयर को इस तरफ ले जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। तब ये जो है मतलब ये किस्म का इसका इंटरमीडिएट बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि इसका इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट अगर आपसे कोई पूछे इसका इंटरमीडिएट होगा क्या, इंटरमीडिएट, तो आप इसको आंसर दोगे, आप इसको आंसर देंगे ऑक्सी एनाइन। इसके अंदर ऑक्सी एनाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये ऑक्सी एनाइन इंटरमीडिएट है, ऑक्सी एनाइन इंटरमीडिएट। पर फिर इसके अंदर चूँकि ये वीक है, तो फिर जैसे हम उधर पढ़ते SN1 में कि वीक वाटर ले लो या और कोई वीक ले लो कंपाउंड, तो वो इसमें एडिशन करते थे। पहले कार्बोक्टाइन बनता था, फिर एडिशन होती थी। यहाँ भी पहले का इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोक्टाइन भी इंटरमीडिएट था, यहाँ भी इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसके अंदर ये एडिशन करेगा। अब यहाँ पे मतलब CH3 जो होगा, ये CH3 और लिथियम का, अब ये इस पर अटैक कर लेगा। तो एक तो इस मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि इसलिए कीटोन बनाते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट डिपेंड नहीं करती। हाँ, अगर इसके बरक्स मैंने आगे उधर इसमें ये बात की फर्स्ट पेज में कि अगर मैं इधर ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चूँकि वो रिएक्टिव होता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें SN2 देता है। तो इधर मैं लिखता हूँ, चलो उधर ये बात आपको याद होनी चाहिए, आपके पास अपने साथ मैं पहले बता चुका हूँ कि नोट्स में लिखते जाएँ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो दे रहा है आपको, ये SN2 दे रहा है, और ये आपको दे रहा है SN1। ये बातें तो क्लियर हो गई। तो इसलिए मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे नहीं रुकता, उसके अंदर भी फर्दर एडिशन करता है। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप सीरीज़ में देखते जाएँ तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल होती जाएंगी। अब लेट्स सपोज ये तो मैंने एसिड हैलाइड लिया है, यानी X, तो ये Cl भी हो सकता है, ये और भी X हो सकता है, ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, जो भी ले लो, इनमें अगर आपने ऑर्गेनो कॉपर लिया है ना, तो आपको क्या देंगे, कीटोन देंगे, ये सारे आपको कीटोन देंगे। लेकिन अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो ये सारे आपको अल्कोहल देंगे। ठीक है, ये बातें तो इसकी हो गई। अब इसके अंदर इसकी जो स्लो माइल्ड रिएक्टिव की वजह से जो इतना माइल्ड रिएक्टिव है ना, इसका और क्या फ़ायदा आपको पता है। अब हम जाते हैं इसके और फ़वाइद की तरफ। इसका एक और फ़ायदा ये है, दिस लो रिएक्टिविटी, हम लिखते हैं दिस लो रिएक्टिविटी इज़ यूज्ड फॉर डाई एल्काइलेशन।
इसकी जो स्लो रिएक्टिविटी हम डायल्काइलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी हम डायल्काइलेशन करते हैं तो वो किस तरह होता है, डायल्काइलेशन की तरफ देखते हम जाते हैं। अब ये देखो डायल्काइलेशन, हमने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन कंपाउंड लिया है, इसके अंदर ऑर्गेनो कॉपर को हमने लिया है, तो ऑर्गेनो कॉपर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। हमें पता है कि अटैक कहाँ पे करेगा, इधर ही अटैक करेगा। हमें पता है 1,4 एडिशन करता है, यहाँ पे अटैक कर लिया, इस स्टेबल साल्ट बना लिया। इस साल्ट को मतलब सारे साल्ट बनाते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, साल्ट बना लिया, लेकिन इसका साल्ट ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत मैग्नीशियम के, लिथियम के, तो ये साल्ट स्टेबल है, इसको हम एसिलेट भी कर सकते हैं। अब इस साल्ट में देखें, इस साल्ट के बाद इसको हम एसिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ मैं फर्दर इसको ऐड कर लूँ या इस ग्रुप को ऐड कर लूँ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, दोनों डायल्काइलेशन करेंगे, यानी इस ग्रुप को ऐड करेंगे ऐड करेगा अपने अंदर, ये भी इस ग्रुप को अपने अंदर ऐड करेगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी इसके सॉल्ट से हम इतने ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में बताया था सेलेक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेलेक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिएक्टिविटी। इसकी जो सेलेक्टिविटी है इसकी ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब इससे हम ये भी बना सकते हैं, लेट सपोज मैंने इसके साथ ये लिया है, तो इसमें कैसे अल्काइलेशन करेगा। देखो इस साल्ट के अंदर जो है एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल छुपा हुआ है, जो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे। अगर इसमें आप थोड़ा सा देख लो, ये चूँकि ये कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड दोबारा रिगेन करेगा, दोबारा ये अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा, अच्छा इसके अंदर मुझसे एक बात रह गई, सॉरी मुझसे गलती हुई थी, जब ये इस पर अटैक कर लेगा ना तो इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जो मैं पिछले रिएक्शन में बता चुका हूँ, इसका डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन इस तरफ आएगा ना, अपना डबल बॉन्ड बनाएगा दोबारा, तो इसको क्या करेगा, इसको इधर ले आएगा नेगेटिव चार्ज को, और आपको पता है फिर ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर इसका ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ना, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इधर इस कार्बोकेटाइन पे। हमें पता है ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्योंकि एलिलिक रेजोनेंस इसमें होगी। अगर ये चीज़ चला जाएगा ना, मतलब जब ये इधर अटैक करेगा, ये कार्बिनाइन ये न्यूक्लियोफाइल जब इधर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जब इधर अटैक करेगा तो इसको जाने देगा, और ये एलिलिक रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होगा, एलिलिक रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होगा। हम एसएन रिएक्शन चलो हम खैर पढ़ेंगे भी, अगर आप किसी ने पढ़े भी हुए हैं तो उसको और भी क्लियर होगा कि एलिलिक रेजोनेंस में किस तरह स्टेबल होता है। तो इस तरफ चला जाएगा, अब यहाँ पे ये एडिशन कर लेगा, इससे प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा, ये ग्रुप जो है ये ऐड हो जाएगा इस रिंग के अंदर। और अगर इस चीज़ को हम ले लें, इसके साथ ऐड करेगा तो ये क्या करेगा, ये कार्बिनाइन क्या करेगा, ये कार्बिनाइन ऐड होगा इधर, और जब इधर ऐड होगा तो ये इस तरफ जाएगा, और जब इस तरफ जाएगा तो ये फिर दोबारा इधर आएगा, और फिर इसी को कहेगा तुम चले जाओ। यानी यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये, लेकिन दोनों में क्या हो रहे हैं, ये एडिशन हो रही है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक मतलब अल्काइलेशन हो रही है, दोनों के अंदर अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। और रिएक्शन कौन सा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये साल्ट के अंदर न्यूक्लियोफाइल छुपा हुआ है, अगर इसके साथ आप ये रिएक्ट करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्ट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कीटोन है और ऊपर जो आपको मिल रहा है मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड आप बना सकते हैं। इसके लिए इसकी सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिएक्शन है जो कि बहुत आसान है, मैं कहता हूँ अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना भी करूँ तो आप समझ जाओगे। अब ऑक्साइड के साथ सारे रिएक्शन करते थे, ऑर्गेनिक मैग्नीशियम भी करता था, लिथियम भी करता था, और ये भी कर रहा है। तो ये किस तरह करेगा, ज़ाहिर बात इधर रिएक्ट करेगा, हमें पता है कि इधर रिएक्ट क्यों नहीं करे, स्टेरिक हैंडल्स वो हमें पता है। तो इधर बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा 1 और ये 2, और जब ये इस तरफ हो जाएगा फिर हम हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, इससे ये प्रोडक्ट हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है। तो अगेन मैं कहूँगा कि आपने अपने साथ नोट्स लेने हैं, उसके साथ आप लिखते जाएं और रिएक्शन बनाते जाएं, और जो मैं ओरल अक्सर बातें करता हूँ तो आप अपने साथ नोट करते जाएं। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी। ऑर्गेनिक मैग्नीशियम, आगे फिर हम जाएंगे ऑर्गेनो जिंक की तरफ। थैंक यू।